हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फ़िज़िक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ये आपका नाइन्थ वीडियो लेक्चर होगा। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एन ऑब्जेक्ट thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity? ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डायग्राम ड्रा करेंगे ऐसे रफली कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। थ्रोन था, ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, थ्रो किया। तो ये जब थ्रो किया तो कैसे गया, इसका पाथ कैसे किया इसने, ये कुछ इस डायरेक्शन, इस तरह से कर्व पाथ हुआ। पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे है, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया आपने यहाँ से, और इसने कर्व पास किया और यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। इसकी इनिशियल पोजीशन भी ग्राउंड पे है और फाइनल पोजीशन भी ग्राउंड पे है। अब देखो क्या कह रहा है, हमें बताना है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर कितना काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, वो हमने फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो काम हुआ या वर्क डन हुआ वो कितना होगा, जीरो। क्यों? दिस इज बिकॉज द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट what the height becomes zero as initial and the final points of the path is on the horizontal line. क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, ज़ीरो। क्यों? देखो जो आपके पास है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की होगी, जी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी होगी आपके पास, ज़ीरो। क्यों होगी? देखो यहाँ पे आप, ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट था ग्राउंड पे, आपने यहाँ से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा। देखो यहाँ पे कितनी फाइनल इनिशियल पोजीशन ये थी और इसके फाइनल पोजीशन ये है, सेम क्या है, ग्राउंड पे ही है। तो हाइट कितनी है इसकी, ज़ीरो। देखो अब वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, एम जी एच, ठीक है। एच यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। एम यहाँ पे होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी यहाँ पे होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, एम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जीरो। क्योंकि ग्राउंड से इसके ऊपर कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, जीरो। ये दोनों पॉइंट ग्राउंड पे हैं तो हाइट इसकी कितनी हुई, जीरो। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन होगा, जीरो। मैथमेटिकली भी हमने फाइंड किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एम जी एच। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ पोजिशन की वजह से आपके ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी आती थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा कौन सा होगा, एम जी एच ही होगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एच की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं दोनों पॉइंट। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, एम जी इंटू ज़ीरो इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। क्योंकि आप किसी भी टर्म को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपके पास, ए बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्या कह रहा है कि एक बैटरी है आपके पास जो बल्ब को जला रही है। अब आप बताओ इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी में कौन से आपके पास कुछ केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल होंगे एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें क्या देती है, एक तो लाइट, है ना। और बल्ब ग्लो कर रहा है उससे, तो बल्ब के पास अब जब जाओगे तो एक तो आपको लाइट मिलेगी और साथ में क्या होगा, कुछ हीट मिलेगी। इसका मतलब जो सबसे पहले केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हुई, हीट और लाइट एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, सर्टन फोर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्या कह रहा है, कोई फोर्स, कुछ फोर्स आप एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास उसने दे दिया 20 kg, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई की और उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो और वहाँ से चेंज हो गई, कितनी होगी अब 2 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्क डन बताना है, उस फोर्स ने अब कितना वर्क डन किया कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से उसको 2 मीटर पर सेकेंड लाने के लिए। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे आप। हियर मास ऑफ द गिवन बॉडी m इक्वल टू कितना होगा, कितना दिया उसने 20 kg। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है उसने, इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको, देखो यहाँ पे कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पहले 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर बाद में कितनी हुई 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है आपके पास, जो पहले आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फाइनल मीन्स 1/2 mp² माइनस 1/2 mu²। यहाँ पे v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब यहाँ पे हम mv और u की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 को 1/2 m को कॉमन लें तो आपके पास आएगा ये 1/2 m का ब्रैकेट में आएगा v² माइनस u²। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी थी 20 पुट कर दी हमने, v की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड था तो 2 का स्क्वायर आएगा, और u की वैल्यू यहाँ पे थी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो सॉरी 1/2 इंटू 20 करेंगे तो 10 आएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 4 माइनस 25। ठीक है, और 4 माइनस 25 कितना होता है आपके पास, ये होगा आपके पास -21, और -21 इंटू 10 कितना होगा आपके पास -210 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, कितना वर्क डन हुआ यहाँ पे -210 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मास ऑफ 10 kg is at point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. सबसे पहले देखो क्या कहा है उसने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी उसने, मान लो ग्राउंड के ऊपर ही दी हुई है उसने। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो आप, कोई भी कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे ए पॉइंट रख दिया और यहाँ पे रख दिया उसने बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे उसने रख दिया आपका बी पॉइंट ये। ठीक है, ये आ गया बी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया उसने 10 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाइट देखो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम लाइन पे है, तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो हाइट कितनी चेंज हुई है, यहाँ पे हाइट तो कुछ आई नहीं है, सेम पॉइंट पे रहे वो, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सेम है, इसका मतलब हाइट कितनी होगी 0। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू होगा mgh, क्योंकि चेंज इन पोजीशन की वजह से हो रहा है यहाँ पे। तो h की वैल्यू 0 है, तो mg इंटू एच इक्वल टू कितना होगा 0 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डू दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डू दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास उसने एक ऑब्जेक्ट दिया आपको, यहाँ पे पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ, यहाँ से उसने क्या किया फ्रीली फॉल मूव किया यहाँ से ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कोई फोर्स नहीं अप्लाई, जस्ट उसने छोड़ दिया यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट क्या गया नीचे की तरफ, आपको डाउनवर्ड गिरेगा, है ना, यहाँ पे आएगा। अब हमें बता रहा है जब वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अब हमें पूछ रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। क्या था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, कि एनर्जी आपके पास जितनी ऑब्जेक्ट प्रोसेस ट्रांसमिशन होने से पहले या प्रोसेस के पहले एनर्जी होती थी उस सिस्टम के पास, उतनी ही वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उस सिस्टम की एनर्जी रहती थी। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे
फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे हम। क्या है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या था वो? कि एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है। अब देखो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये कुछ जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट हमने क्या किस हाइट पे रखा था, एच हाइट, सॉरी आपका एच हाइट पे था। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? एच। और मास कितना था ऑब्जेक्ट का? एम। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दिया तो वो फ्रीली फॉल मूव करेगा नीचे की तरफ। ठीक है। अब देखो, इट मे बी शोन दैट द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अ बॉडी ऑफ एम मास m falls from a point A which is at a height of h units from the ground C as shown in figure। क्या कह रहा है यहाँ पे? जब ऑब्जेक्ट यहाँ से A पॉइंट से नीचे की तरफ गिरा C पॉइंट तक, तो इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे एट पॉइंट A, सबसे पहले हम पॉइंट A पे बात करेंगे। पॉइंट ए पे आप देखो ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा, वो तो सेम रहेगा ना। आपका ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? एम ही रहेगा। ठीक है। और हाइट कितनी होगी यहाँ से ग्राउंड से? उसकी हाइट हम अज्यूम करेंगे कि एच है। हमने पहले ही बोला था कि हाइट कितनी है यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक? एच है। देखो ई के इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास 1/2 mv²। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। अगर वेलोसिटी 0 है 1/2 mv² कितना आएगा? 0। तो हमने कह दिया कि पोटेंशियल, सॉरी, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आई? 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। m क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। g क्या होगा? ये आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या होगी? हाइट। ठीक है। तो ये आ गई। अब देखिए देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी होगी? देखो क्योंकि प्रोसेस तो यहाँ पे शुरू होगा ना, तो आप पहले करेंगे कि फ्रीली फॉल मूव करने से पहले उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे? 0। और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो दोनों का सम करके कितना आया आपके पास? टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। ये यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी एट पॉइंट ए कितनी आई आपके पास? mgh। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि पॉइंट बी पे भी इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी और पॉइंट सी पे भी इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी। कैसे करेंगे? ए पॉइंट पे तो हमने प्रूफ कर दिया, अब बी पॉइंट पे हम करेंगे। देखो एट पॉइंट बी ड्यूरिंग फ्री फॉल द बॉडी रीचेस एट पोजीशन बी। क्या हुआ? तो हमने क्या कर दिया, अब थोड़े टाइम के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा यहाँ से, तो कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचेगा, है ना, मूव करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। हमने क्या कह दिया कि यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इसने डिस्टेंस कितना? x यूनिट मूव किया। यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस? x यूनिट मूव किया। और साथ में x यूनिट डिस्टेंस मूव किया इसने। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे चलो इसने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे हम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास? mg h क्या होगा? अब हाइट। अब देखो पॉइंट बी पे हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितनी है? h। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी? ये x डिस्टेंस था, तो ये कितनी होगी? h माइनस एक्स। तो इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है आपके पास? यहाँ तक कितनी है? h माइनस एक्स। तो यहाँ पे mgh, अब h की जगह क्या आएगा? h माइनस एक्स। तो हमने कर दिया, EP इक्वल टू आ गया mg इंटू एच माइनस एक्स। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे पहले वेलोसिटी की वैल्यू। अब वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दैट इज v² माइनस u। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में रेस्ट में था, ए पॉइंट पे वो रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी? 0। और ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है हम मान के चल रहे हैं, अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पे? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9.8 जो g की वैल्यू होती है आपके पास, वो आएगी यहाँ पे। और डिस्टेंस कितना मूव किया उसने? x। तो v² इक्वल टू कितना हुआ? 2gx। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट
वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई, तो अब वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें नहीं पता, एम हमने अज्यूम किया है एम ही है मास, और वी की वैल्यू आ गई आपके पास 2g(x), तो हम पुट करेंगे तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू। तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू पुट की तो आपके पास 2 और 2 कैंसिल आ गया, mg(x) आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी फाइंड करेंगे, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ईपी प्लस ई के। ईपी कितना आया था यहाँ पे, mg इंटू एच माइनस एक्स, जो कि हमने पहले फाइंड किया, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपके पास mgx। दोनों को जब ऐड करोगे तो h माइनस एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे mg के साथ, तो ये आएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx। अब mgx और mgx कैंसिल, तो आपके पास इक्वल टू कितना बचा, mgh। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, जो इतनी ही एनर्जी आपके पास एट पॉइंट ए पे भी यही थी। अब देखो टोटल एनर्जी हम पॉइंट सी पे भी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखो। नाउ द ऑब्जेक्ट रीचेज द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लास्ट में अब पहुंच गया वो कहाँ पे, ग्राउंड पे। अब पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पे आया, अब सी पे आ गया वो ग्राउंड पे। अब देखो हाइट कितनी हो गई, 0, क्योंकि ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अब ग्राउंड पे है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी, 0 ही होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे, नाउ द ऑब्जेक्ट रीचेज द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि mgh h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी अब, 0। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू सेम हम जैसे हमने इससे प्रीवियस स्टेप में किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वही यूज़ करेंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर तो सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे ए पॉइंट पे, 0, और 0 आ गया, और आपके पास ग्रेविटी की एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना मूव किया उसने, h, क्योंकि ए पॉइंट से लेके वो सी पॉइंट तक मूव किया, तो उसने डिस्टेंस कितना मूव किया, h। तो आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2gh, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया mgh। अब 10 टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे एट पॉइंट सी पे, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, mgh, 0 प्लस mgh इक्वल टू कितना हुआ, mgh। तो आपने देखा कि पॉइंट आपके पास बी, ए और सी पे टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट पे सेम आई, ठीक है। Thus it is clear from the above cases that the sum of potential energy and kinetic energy of the freely falling object on all position remains constant. Thus EP plus EK equal to constant, that is पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमने प्रूफ करना था कि मैकेनिकल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है वो कांस्टेंट ही रहेगी। दिस इंप्लाइज 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर दिया, और हमने कर दिया कि ये प्रूफ कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट जब इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, तो उसके साथ साथ इसकी जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी ऑब्जेक्ट की, तो इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो रही थी, ताकि टोटल एनर्जी का जो टोटल एनर्जी थी ऑब्जेक्ट सिस्टम की वो कांस्टेंट रह रही थी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।